एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर है, यूपी और बंगाल कैसे कनेक्टेड हैं। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं घुसपैठियों को देश में रहने नहीं देंगे, खासकर यूपी में नहीं रहने देंगे, इसलिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं आखिरी सांस तक मैं घुसपैठियों को लेकर लड़ती रहूंगी। और कैसे यूपी बंगाल यानी योगी ममता सामने आ गए, आइए आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं घुसपैठियों पर योगी का एक्शन सख्त होता जा रहा है और घुसपैठिए कांपने लगे हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले ये घुसपैठिए आपके हक पर डाका मारते हैं। लेकिन दीदी ने कह दिया है कि मैं आखिरी सांस तक इनके लिए लड़ती रहूंगी। अब दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। देख रहे हैं आप, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो घुसपैठियों पर हमेशा वार होगा तो सामने खड़ी रहेंगी, आखिरी सांस तक वो घुसपैठियों के लिए लड़ती रहेंगी। इसलिए आज हम कह रहे हैं क्या दीदी को घुसपैठिए पसंद है, क्योंकि विपक्ष ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ममता बनर्जी ने आज क्या कहा है। सबसे पहले जरा आप वो सुनिए। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। सुन लिया दर्शकों आपने, ये तो ममता बनर्जी है। लेकिन जब घुसपैठियों की बात आती है तो सब अपनी सियासत चमकाते हैं। अखिलेश यादव मैदान में आ गए और आज उन्होंने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। अब इधर ममता अखिलेश है तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये लोग गद्दार हैं, जयचंद है, मीर जाफर हैं, इनको तो भगाना पड़ेगा। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की फेस के अंदर किया था। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की फेस के अंदर किया था। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की फेस के अंदर किया था। सुन लिया आपने दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक पत्र जारी किया है। मैं आपको दिखाता हूं, यह है वो पत्र। उन्होंने कहा घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, संसाधनों पर अधिकार जो जमाया जा रहा है वो नहीं होगा। दर्शकों, यानी प्रदेश में रहने वाले घुसपैठियों पर योगी का डंडा चलेगा। दिखाता हूं रिपोर्ट। घुसपैठियों पर योगी की शपथ ने सियासी माहौल गरमा दिया है। अयोध्या से कालीबाड़ी तक सफेद पोशों के तल्ख तेवर हैं। कोई पदयात्रा निकालकर हुंकार भर रहा है तो कोई लोकतंत्र के मंदिर में दलील दे रहा है। भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र। लेकिन योगी कहते हैं वोट के चक्कर में सब भारत का अहित कर रहे हैं। भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। अब योगी का संकल्प सिद्धि के रास्ते पर है। घर घर जाकर पहचान हो रही है, इसलिए घुसपैठियों के पैरोकारों में खलबली मची है। तो देखा दर्शकों आपने कैसे योगी आदित्यनाथ लगातार घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
लेकिन ममता बनर्जी को दिक्कत है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई से दर्शकों खलबली मच गई है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर कार्रवाई से खलबली मची है। सबसे ज्यादा टेंशन में तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दर्शकों। और आपको ये बताएं, मूव कीजिए इसे, दीदी के अलावा अखिलेश यादव भी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को योगी के डिटेंशन सेंटर से भी ऐतराज है और सीएम ने घुसपैठियों की पैरवी करने वालों पर बड़ा प्रहार किया। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति और क्षेत्र के नाम पर ये मतभेद पैदा करा रहे हैं। योगी ने कहा ये वही लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, जो कभी जयचंद और मीर जाफर ने देश के अंदर किया है। इस पर ममता बनर्जी ने दर्शकों को जवाब दिया, कह रही हैं मैं आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर बनेगा ही नहीं, मैं संविधान का पालन करती हूं, मैं सेक्युलर राजनीति करती हूं। इतना ही नहीं, इस काम को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? 2 महीने में पूरा करने के पीछे क्या कोई खास मकसद है? बंगाल में विकास रोकने की साजिश की जा रही है। मैं बंगाल में सबको एक बनाऊंगी, मैं कसम खाती हूं, ममता जी कह रही हैं हम बंगाल की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी आ गए मैदान में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। ये मैपिंग किसी एक कंपनी के जरिए की जा रही है। ये किसी कंपनी ने तो किया ही है, ये किसी कंपनी नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को लेकर निशाना साधा, क्योंकि सब कुछ मैपिंग ऐप से ही होना है। एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला भी काम किया जा रहा है। यूपी में डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है? एसआईआर में जिनका नाम नहीं है उनके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं डिटेंशन सेंटर को लेकर दीदी और बबुआ कैसे आमने सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। 55 বর্মার গায়ে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। जानकारी हुई है कि यूपी के 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए यूपी जैसे स्टेट में। दर्शकों, सियासी लोग सियासत करेंगे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा है वो सुनवाता हूं आपको। देश को विभाजित करने का पाप करते हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं। और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कैसे हो रही है देखिए आप। हापुड़ में, सोचिए आप, हापुड़ में ये लोग ना जाने कहां से आ गए और पुलिस की पूछताछ में ये लोग क्या कह रहे हैं पहले आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। चेहरा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ नहीं रहेंगे। दर्शकों, इतने लोग आ रहे हैं, अपने बच्चे भी आ गए बहुत सारे उनके। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही मेरठ में भी है, घुसपैठियों की तलाश में पुलिस फोर्स मैदान में आ गई। ये जगह जगह जाकर पूछताछ कर रहे हैं, सुनिए जरा। उम्र 50 साल है, वो गाँव गया आएगा कल। कहाँ? हमरा बरसाम बता देखना पड़ेगा आइडिया में क्या। उम्र 50 साल है तो 47 चल रहा है। अब यूपी में तो डिटेंशन सेंटर बन रहा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को इससे भी दिक्कत है। और इधर बाबरी मुद्दे पर दीदी की टेंशन बढ़ गई है। दीदी को समझ नहीं आ रहा वो किसके साथ जाएं, वो हिंदुओं के साथ जाएं या फिर मुसलमानों के साथ जाएं।
आपको बताता हूं दर्शकों, इसलिए ममता बनर्जी मंदिर चली गई, देख रहे हैं आप, क्योंकि ममता बनर्जी दोनों वोट चाहती हैं, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी, लेकिन उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगे, तो इधर ममता बनर्जी मंदिर पहुंच गई। अब दर्शकों, जब ममता बनर्जी मंदिर पहुंची तो बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है उनको लेकर सुनिए जरा। बताता है ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ममता बनर्जी घबरा गई हैं। एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं और उधर बंगाल में बाबरी की तैयारी है। घुसपैठियों पर सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है दर्शकों। हापुड़ में करीब 70 घुसपैठियों की पहचान की गई है। योगी फोर्स ने सभी परिवारों को वहां से हटा दिया गया है। मेरठ में घर घर जाकर पहचान की जा रही है। बरेली से वाराणसी तक घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है दर्शकों। घुसपैठियों के लिए यूपी में डिटेंशन सेंटर बना है। डिटेंशन सेंटर में सभी का बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगा, फिर उसे पूरे देश की पुलिस की टीम से शेयर किया जाएगा, जिससे ये लोग दोबारा घुसपैठ की कोशिश नहीं कर पाएंगे। यानी योगी का डिटेंशन सेंटर देश के लिए एक मॉडल साबित होगा और इस मॉडल से सबसे ज्यादा दुखी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दर्शकों। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन देख वो परेशान हो गई। दावा यह किया जा रहा है मुर्शिदाबाद में बाबरी के मुद्दे पर भी वो बेचैन हो गई हैं। पहले उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखता था, उस पर ही नजर थी, अब हिंदू वोट बैंक की चिंता सताने लगी। विरोधी कह रहे हैं घुसपैठ पर मुस्लिमों की आका बनने वाली ममता वोट बैंक के चक्कर में दो राहे पर आकर खड़ी हो गई हैं। अब हिंदू वोट बैंक को बचाने लगी हैं और राम मंदिर महाकुंभ पर सवाल उठाने वाली ममता दीदी अब खुद मंदिर की शरण में आ गई हैं। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दीदी पर निशाना भी साधा है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें नकली हिंदू बता दिया है और उनको लेकर जबरदस्त निशाना साधा गया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के सांसद भी हमला बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। टीएमसी का सबसे बड़ी बात है, टीएमसी का स्लोगन अभी है एपांग ओपांग झुपांग। टीएमसी का स्लोगन अभी वंदे मातरम नहीं है। टीएमसी का स्लोगन है रोहिंग्या जिंदाबाद। टीएमसी का स्लोगन है बांग्लादेशी जिंदाबाद। टीएमसी का स्लोगन है अनुप्रवेशकारी जिंदाबाद। तृणमूल वाले ने आज वंदे मातरम जो करते हैं उसका मिशिल में रद्द करते हैं, तो वो जेल भी भर देते हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। अभी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। देखा दर्शकों आप, ये कितना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है देश में। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और एक्शन की तैयारी। पाकिस्तान गाजा बनने वाला है दर्शकों। 3 महाशक्ति भारत, इजराइल और रूस साथ में आ गए हैं और पाकिस्तान को क्या गाजा बना देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजराइल का एक्शन है दर्शकों। जो गाजा में आपने देखा, वहां पर हमास के कई ठिकानों को जमींदोज किया गया था। ये वही एक्शन है, लेकिन अब पाकिस्तान को गाजा बनाने का प्लान क्या इजराइल ने तैयार कर लिया है। अब दर्शकों, इजराइल तो हमास का दुश्मन है, यानी आतंक का दुश्मन है, लेकिन मुल्ला मुनीर जब से सीडीएफ का पद मिला है बौखला गया है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश के लिए
तैयार रहें। अंदर खाने यही खबर है, सुनिए जरा। आज जब इसे पद मिला तो कैसे लेकिन दर्शकों, मुल्ला मुनीर भूल गया है कि भारत की आर्मी पूरी तरह से तैयार है। और आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। LET, the terrorist groups, Hamas, LET, now TRF, now some more names which are coming up. They will be permanent part, at least the India is concerned. Hamas, LET, now TRF, now some more names which are coming up. They will be permanent part, at least the India is concerned. अब दर्शकों, हमास और लश्कर तायबा की बात कह रही है भारतीय आर्मी। इसलिए खबर है कि मोदी और नेतन्याहू अगर साथ आ गए आतंक के खिलाफ, तो आतंकिस्तान गाजा बन जाएगा। आतंकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, सबको तबाह कर दिया जाएगा। अब दर्शकों, ये तो इजराइल और भारत की बात रही, लेकिन ये दो देश नहीं, पुतिन भी हमारे साथ हैं दर्शकों, यानी रूस भी हमारे साथ है। और आतंक के खिलाफ ये हुंकार भूलनी नहीं चाहिए। आपको बताता हूं, तानाशाह मुनीर जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर हमले से पहले भारत की पूरी तैयारी है। मुल्ला मुनीर और आतंकिस्तान इसे देख ले। आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के 3 योद्धा मोदी, पुतिन और नेतन्याहू एक साथ आतंकी मुल्क के खिलाफ फाइनल कॉल दे चुके हैं। हमास को सबक सिखाने के बाद इजराइल भारत के साथ है, रूस भारत के साथ है। बस इंतजार उस खास पल का है जब मुनीर की युद्ध वाली इच्छा पूरी होगी, पाकिस्तान को गाजा पट्टी बनाने की शुरुआत होगी। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। राजनाथ सिंह की चेतावनी से मुनीर का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो सुपर जनरल बनते ही युद्ध चिल्लाने लगा है और पीओके में वो गलती कर रहा है जिस पर भारत की नजर है। रूस इजराइल की मजबूत पकड़ है। इस बार जो भी होगा फुल एंड फाइनल होगा। मुनीर जिंदा मिलेगा या मुर्दा, पाकिस्तान गाजा की तरह धुआं हो जाएगा। और क्यों पाकिस्तान गाजा की तरह धुआं होगा? क्योंकि इस बार भारत अकेला नहीं, इजराइल भी आतंक के खिलाफ है दर्शकों। आइए आपको बताता हूं भारत का ऑपरेशन त्रिदेव कैसा होगा। पाकिस्तान एक बार फिर बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है दर्शकों। सीडीएफ बनते ही मुनीर भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। फील्ड मार्शल दर्शकों एक बार फिर से भारत से युद्ध चाहता है, लेकिन मुनीर भूल गया है कि भारत के साथ रूस और इजराइल भी आ गए हैं। रूस और इजराइल दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत दौरे पर पुतिन पाकिस्तान को इशारों में वार्निंग भी दे चुके हैं। तो अब आतंक से लड़ाई में इजराइल ने भारत से मांग की है दर्शकों। इजराइल ने कहा लश्कर को हमने आतंकी संगठन घोषित किया है, ऐसे में भारत हमास को भी आतंकी संगठन घोषित कर दे ताकि भारत इजराइल साथ मिलकर हमास और लश्कर तैयबा को सबक सिखा सकें। इस डिमांड के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने कहा हमास और लश्कर तैयबा आतंकी संगठन हैं,
ये पाकिस्तानी आतंकी समूह की तरह भारत के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन भी पाकिस्तान को आतंकी मुल्क बता चुके हैं। भारत में हुए आतंकी हमले पर रूस हमेशा भारत के साथ रहा, यानी पाकिस्तान को गाजा पट्टी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। इसलिए मुनीर को सिर्फ एक गलती जो बार बार वो कर रहा है, अगर उसने इस बार की तो आतंकिस्तान का पूरा सफाया हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, हमास और लश्कर तैयबा दोनों आतंकी संगठन हैं, तो क्या पाकिस्तान पर इजराइल, भारत, रूस जमकर कार्रवाई करेंगे? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसे लेकर, सुनिए जरा। इजराइल एब्सोल्युटली आईडीएफ ने यह कह दिया है कि जो लश्कर तैयबा है, हाफिज सईद की जो फौज है, वो हमास के साथ मिल करके 7 अक्टूबर 2023 में जो हुआ था, उन्होंने उसका पूरा प्लान किया था। वहाँ वो हाजिर था जिस दिन ये उन्होंने लॉन्च किया, और उनकी साठगांठ अभी भी नहीं खत्म हुई है। अभी भी हमास उनके साथ मिल करके काम कर रहा है इजराइल में, और वो चाहते हैं इजराइल, आईडीएफ, कि भारत की जो मिलिट्री है उसके साथ मिल करके पूरी की पूरी इनकी जो एपी सेंटर है उसको तबाह कर दिया जाए। तो बहुत बड़ा संदेश है। भारत को किसी की जरूरत नहीं है, मगर पूरे विश्व की, और ये प्रोएक्टिव तरीके से होना चाहिए। और पाकिस्तान यदि इन चीज़ों को सुन रहा है तो ये कोई धमकी नहीं है, ये एब्सोल्युटली ये होने वाला है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? एक तरफ पाकिस्तान साजिश करने की तैयारी में है, भारत जवाब देने की तैयारी में। दर्शकों देख रहे हैं आप, मुनीर की फर्जी आर्मी का यह फर्जी वीडियो है। ये दर्शकों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी ऐसे वीडियोस बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आतंकी जो तैयार कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग कैंप, अपने लॉन्च पैड, इनको एक बार फिर से खत्म करने की पूरी तैयारी है, और इसकी तैयारी हो गई है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये मुल्ला मुनीर बार बार तरह तरह की बात करता है, और इस बार भी इससे लग रहा है कि ये अगर कोई गलती करेगा तो युद्ध को दावत देगा। दर्शकों, पाकिस्तान का नया सीडीएफ मुनीर पदभार संभाल चुका है। मुनीर को खुश करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया दर्शकों, लेकिन इस कार्यक्रम में उसकी जुबान पर सिर्फ भारत ही रहा। उसने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए अपनी पीठ थपथपाई। एक बयान में मुनीर ने कहा, भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का तानाशाह बन गया है दरअसल मुनीर। दर्शकों, मुनीर की ताकत बढ़ गई है सीडीएफ बनने के बाद। मुनीर अब प्रधानमंत्री शहबाज के से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है दर्शकों, और मुनीर ने पाकिस्तान में एनएससी नाम की नई कमांड बना दी है। इसके पास परमाणु हथियार और मिसाइलों का कंट्रोल होगा। परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री शहबाज नहीं, अब मुनीर के पास आ गई है, और सशस्त्र बलों के लिए पूरे राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। सीडीएफ की ये पदभार ग्रहण करते ही मुनीर बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया है। साथ साथ उसने आर्मी चीफ का भी पद संभाल रखा है, और यानी मुनीर सेना के हाथ में अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, और इसके लिए जिम्मेदार मुनीर ही है दर्शकों, क्योंकि वो इस पद को पचा नहीं पा रहा है। वो पाकिस्तान में जुल्म के साथ भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है, और ये गीदड़ भपकी उसके लिए मुश्किल बनने वाली है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। वह इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तान में 9 जगह घुसकर पीओके के अंदर उनके आतंकवादी कैंप तबाह किए। इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 जगह पर उनके एयरबेस और रेडार स्टेशंस तबाह किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसे में आसिम मुनीर इस तरह की बयानबाजी करके यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान को कौन बचाएगा? पाकिस्तान की फौज। यानी इस तरह के ऊल उजूल बयान देकर वो पाकिस्तान की आर्मी का झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, ये सिर्फ गीदड़ भपकी है दर्शकों। संसद में पैसे गिरे
स्पीकर ने पूछा किसके हैं तो 10-12 लोग आ गए। ये तो पाकिस्तान की हालत है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं इनकी हालत क्या है। लंदन में यह ट्रॉफी चोर नकवी आपको याद है ना दर्शकों, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गया। लंदन पहुंचा तो इसकी कार की कैसी चेकिंग हुई है, पहले आप वो देखिए जरा। इस पाकिस्तान का जनरल मुनीर क्या बन गया, सीडीएफ बन गया दर्शकों। लेकिन यही सीडीएफ पाकिस्तान को ले डूबेगा, मैं बता रहा हूं आपको। मुनीर पाकिस्तान को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है, ये लिख लीजिए आप। लेकिन वहां की आवाम मुनीर के खिलाफ युद्ध चाहती है दर्शकों। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में विद्रोह की आवाज तेज हो गई है, क्योंकि आर्थिक संकट के बावजूद मुनीर आतंकवादियों को फंड दे रहा है। पीओके में लश्कर के आतंकी कैंप बनाने में यह मुनीर मदद कर रहा है दर्शकों। खबर तो यह कि सीडीएफ बनने के बाद मुनीर आतंकियों से एक मीटिंग भी कर चुका है। इसके पीछे भारत में आतंकी हमले का प्लान माना जा रहा है और आतंकी और मुनीर के इस गठजोड़ पर भारत की पूरी नजर है दर्शकों। विदेश मंत्रालय एमईए के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा है, पाकिस्तान पर हमारी नजर है। रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पाकिस्तान में हर घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखते हैं। किसी भी हाल में लोकतंत्र और पाकिस्तान एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों की चलती है, लोकतंत्र की नहीं। और यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं एमईए ने इसे लेकर क्या कहा है, सुनिए जरा। पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती है उस पर हमारी पैनी नज़र रहती है। लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में लोकतंत्र लचीला हो रहा है, उसमें कमज़ोरी आ रहा है, उसकी ताकतों को कमज़ोर किया जा रहा है। लोकतंत्र और पाकिस्तान दोनों साथ साथ में नहीं जाते। इतना कम बात करें उतना अच्छा होगा। देखिए दर्शकों, पाकिस्तान की क्या हालत है और वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए, और ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, वो है गोवा। और गोवा में एक पब में आग लग गई, रेस्टोरेंट में आग लग गई, 25 लोगों की जान चली गई। आज उस पर योगी मॉडल से इलाज कर बुलडोजर चलाया गया है। आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं। यह है वो गोवा का नाइट क्लब जिसमें आग लगी थी। यहाँ डांसर है और यहाँ ऊपर आप देखेंगे सीलिंग पर आग लगी हुई है दर्शकों। सीलिंग से आग लगती जाती, किसी को खैर खबर नहीं थी। यहाँ पर प्रोग्राम चलता रहा और उसके बाद 25 लोगों की इस आग में झुलसकर मौत हो गई थी। अब दर्शकों उसी पब पर, उसी रेस्टोरेंट पर देख रहे हैं आप ये योगी स्टाइल में इलाज हुआ है। फुल फिल्म दिखाई है। समंदर किनारे ये रेस्टोरेंट है जहां पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। दर्शकों इसका नाम है रोमियो लेन। इसको प्लेन कर दिया है बुलडोजर से, देख रहे हैं आप। और ये बड़ी कार्रवाई की गई है गोवा में दर्शकों, जहां पर 25 लोगों की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई। लेकिन दर्शकों आपको बताने वाला हूं मैं, ये जिसका रेस्टोरेंट है वो देश से भाग गए हैं। और ये हैं वो दोनों जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। इन्हीं का ये रेस्टोरेंट है, पब है, बार है। लेकिन ये दोनों आग लगने के बाद भाग गए दर्शकों। और आपको आश्चर्य होगा, ये दोनों भाग गए हैं देश से बाहर। लेकिन किसने भगाया, सवाल यही है। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों, अग्निकांड से पहले ये इनका रेस्टोरेंट पब कैसा दिखता था।
आइए जरा आपको बताते हैं, ये है वो अग्निकांड से पहले बर्च क्लब की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसे अब बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये उसी क्लब की तस्वीर है, लेकिन ये अवैध तरीके से बिना मानकों के यहां पर बनाया गया था और उसके बाद इस पर तगड़ा एक्शन हुआ है। गोवा के क्लब में अग्निकांड ने 25 लोगों की जान ले ली। एक दिन बाद ही गोवा के क्लब मालिकों पर बुलडोजर गरजने लगा। जैसे यूपी में सीएम योगी अपराधियों के सीने पर पीले पंजे से प्रहार करते हैं, उसी तरह 25 मौतों के जिम्मेदार लूथरा ब्रदर्स के रेस्टोरेंट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर नाजिर है और उन सब के लिए संदेश है कि अगर आप मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये हश्र होगा। और ये जो पूरा क्लब है इल्लीगल चल रहा था, इल्लीगल काम अंदर चल रहा था। फिलहाल आगे का जो एरिया है इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये नसीर है उन सभी के लिए जो कि पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बीच सवाल उठ रहा है कि गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा अग्निकांड के 3 घंटे के अंदर देश से कैसे भाग गए? आखिर उनको देश से भगाने में किसने मदद की? विरोधी भी सरकार से यही सवाल कर रहे हैं। अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। दर्ज को सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जबरदस्त की गई है और आपको बताता हूं कैसे ये कार्रवाई की गई है। आइए दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं गोवा का रोमियो लेन रेस्टोरेंट, जिस पर आज बुलडोजर चला, यही है वो रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट लूथरा ब्रदर्स का है। दर्शकों, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा गोवा में नाइट क्लब के मालिक हैं। बड़ी बात ये, बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को आग लग गई थी। आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। अग्निकांड में मौत के बाद क्लब के मालिक पर सवाल उठे। जांच में रोमियो लेन रेस्टोरेंट का बड़ा हिस्सा अवैध पाया गया, जो आप देख रहे हैं इधर, जिससे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। दर्शकों, 198 वर्ग मीटर के एरिया पर अवैध निर्माण किया, वो भी समंदर के किनारे। दर्शकों, गोवा पर्यटन विभाग ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया। गोवा सरकार ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। आपको ये जानकारी दे दें, बीच से लगे हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया है। ये वही हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अग्निकांड के बाद से रेस्टोरेंट सील कर दिया गया था और 25 लोगों की मौत पर लूथरा ब्रदर्स पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के 3 घंटे बाद दोनों थाईलैंड भाग गए। दर्शकों, पुलिस ने दोनों पर गैर इरादतन हत्या की धाराएं भी लगाई हैं। आपको जानकारी दे दें, पुलिस की जांच में बर्च क्लब में बड़ी लापरवाही पाई गई है। क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी तक नहीं था। सोचिए आप, लाइसेंस भी अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया था और क्लब में छोटे एग्जिट दरवाजे और एक सकरा सा ब्रिज था। कोई भाग ही नहीं पाया, जिससे आग के दौरान लोग बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें काफी परेशानी हुई और इसी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, प्रशासनिक अधिकारी आज बुलडोजर लेकर पहुंचे। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बीच साइड पे जो एनक्रोचमेंट है, हम वही डेमोलिश करने वाले हैं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में पीछे है वो हम लोग डेमोलिश नहीं करेंगे। तो जितना पहले हम यहाँ पे कंप्लेंट हुआ था और जुलाई में हमने एक बार डेमोलिश ऑलरेडी हो चुका है, तो ये वापस एनक्रोचमेंट हुआ है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक नियम ताक पर रखा गया है और ये दोनों भाई पूरी तैयारी में थे। देख रहे हैं आप, 25 लोगों की जान चली गई है और एफआईआर में गौरव और सौरभ लूथरा का नाम है। क्या इसलिए ये दोनों भाई भाग गए? लेकिन दर्शकों, आज आप आश्चर्य करेंगे। आपको बता रहा हूं मैं वो खबर जो आप चौंक जाएंगे। इंडिगो की फ्लाइट में जहां देश भर में उड़ान नहीं भरी जा रही थी, परेशान हो रहे थे, उसी इंडिगो की फ्लाइट से ये दोनों भाई भाग गए। दर्शकों, रविवार के दिन सोचिए आप, देश भर में कई फ्लाइट कैंसिल हुई, लेकिन ये दोनों भाई इंडिगो के प्लेन से भाग गए। तो सवाल ये, क्या इंडिगो और लूथरा ब्रदर्स मिले हुए हैं? दर्शकों, जो प्लेन कहीं नहीं उड़ रहा था, वो इन दोनों भाइयों को कहां ले गया? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। एक तरफ पूरा रेस्टोरेंट आग में जल गया। दर्शकों, गोवा अग्निकांड के बाद नाइट क्लब के दोनों मालिक गोवा से भाग गए। घटना के कुछ घंटे बाद दोनों इंडिगो के विमान से पहले दिल्ली भागे। जिस वक्त लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ रहे थे,
उस वक्त दिल्ली में हजारों लोगों की फ्लाइट उड़ नहीं रही थी, किसी को मिल नहीं रही थी। इंडिगो की यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। दर्शकों, लूथरा ब्रदर्स आसानी से इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर भाग गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के फुकेट चले गए। दर्शकों, सवाल यह उठता है कि लूथरा ब्रदर्स को कैसे इतनी जल्दी फ्लाइट मिल गई? क्या इंडिगो ने लूथरा ब्रदर्स को भागने में मदद की? एयरपोर्ट तक पहुंचने और भागने में आखिर किसने मदद की? दिल्ली में मौजूद मालिकों को आग की खबर किसने दी? 25 मौत वाली त्रासदी का जिम्मेदार आखिर कौन है? लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से लाने की कोशिश अब शुरू हो गई है। दर्शकों, दोनों के खिलाफ, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, इनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। गोवा पुलिस की शिकायत पर इंटरपोल ने नोटिस जारी कर दिया है। और आपको जानकारी दे दें, इनको जल्द ही भारत लाने की भी तैयारी है। लेकिन अब इस पर भी सियासत होने लगी है। दर्शकों, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लूथरा ब्रदर्स भागे तो भागे कैसे? सुनिए जरा। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस तरह का निग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। मुझे तो एविएशन मिनिस्टर इस बात का जवाब दे कि इंडिगो की फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, लोगों को त्राहिमाम मचा हुआ है एयरपोर्ट्स पर, बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट नहीं, नॉर्मल पैसेंजर के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं चल रही है। लेकिन गोवा के नाइट क्लब के, जहां पर 25 लोगों की निर्मम मौत हो गई, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, वो लूथरा बंधु आराम से इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल टाइम से चली गई। वो इस बात का जवाब दें। सवाल कई सारे हैं दर्शकों, क्योंकि 25 लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब देखना होगा लूथरा ब्रदर्स को कैसे भारत लाया जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर, संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की मुश्किल दर्शकों बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस दे दिया। आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सबसे पहली तस्वीर आज देख रहे हैं आप। एनडीए की बैठक हुई और पीएम मोदी का बिहार चुनाव के बाद सभी साथी दलों के सांसदों ने सम्मान किया। सुनिए ना। अब दर्शकों, इधर तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की मुश्किल बढ़ती जा रही, उधर बीजेपी को जीत मिल रही। देख रहे हैं आप, सोनिया गांधी को नागरिकता से पहले उन्होंने वोट दिया, इसको लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस दिया है और इसके लिए अब सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी को जैसे ही नोटिस मिला, बीजेपी की तरफ से यह लिस्ट जारी की है जिसमें गांधी परिवार के वोटर्स का नाम है और आप देख रहे हैं इसमें सोनिया गांधी का भी नाम लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये, वो नागरिकता बाद में लेती हैं, वोटर पहले बन जाती हैं। सवाल कई सारे कि आखिर ये प्रिविलेज उन्हें क्यों दिया गया। अब इससे सहयोग कहें या सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली कहावत। संसद में एक तरफ एसआईआर पर बहस छिड़ी थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव सुधार पर आमने सामने था, तो दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े में सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर रही थी। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। कोर्ट के इस नोटिस का असर पूरे गांधी परिवार पर दिखा। संसद में राहुल को एसआईआर पर बोलना था और निशाना आरएसएस पर साधने लगे। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. तो सवाल ये कि क्या गांधी परिवार की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या राहुल गांधी संघ पर हमला कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? सच जो भी हो, लेकिन राज्यसभा में वंदे मातरम पर मुस्लिम नेताओं के रुख ने भी विपक्ष की मुश्किल बढ़ा दी है। कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो
संविधान के खिलाफ है। सुना आपने दर्शकों, सवाल कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी कैसे मुश्किल में फंस गए हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सोनिया गांधी को आज कोर्ट से नोटिस मिला, इसे मूव कीजिए। सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर दर्शकों नोटिस मिला है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें यह नोटिस दिया है। सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया। वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े में राज्य सरकार को भी नोटिस मिला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकार से मामले का रिकॉर्ड तलब किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगी दर्शकों। इससे पहले दोनों को अपना जवाब कोर्ट में जमा कराना होगा। विकास त्रिपाठी की याचिका पर दोनों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है आपको समझाता हूं। सोनिया गांधी पर दर्शकों फर्जीवाड़े से वोटर बनने के गंभीर आरोप लगे। सोनिया गांधी ने यह फर्जीवाड़ा 1980-81 में किया था। आरोप उन पर लगा है नागरिक बनने से पहले वो वोटर बन गई थी। सोनिया गांधी ने नागरिकता 1983 में ली और वोटर वो 1980 में ही बन गई। सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल हुआ था। सोनिया गांधी के फर्जीवाड़े का मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने फर्जीवाड़े की याचिका को खारिज कर दिया और मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले को संविधान से जुड़ा हुआ बताया और अब इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद मामला कहां पहुंचा दर्शकों, राउज एवेन्यू कोर्ट, और अब इस मामले को लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है। लेकिन इधर नोटिस मिला और उधर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। वंदे मातरम से ऐतराज उसी को होगा जो भारत के संविधान को नहीं मानने वाले लोग होंगे, नहीं तो सबको मानना है। आखिर किसी व्यक्ति के लिए कानून थोड़े ही बनता है। ये तो किसी ने कंप्लेन केस फाइल किया होगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल से नोटिस आया होगा, लीगल टीम जवाब देगी। लेकिन ये जिस तरह से खेलते हैं ना कि लोगों का ध्यान हट जाए, लोग इधर उधर की बात ना करें। आज सोनिया जी का जन्मदिन था, आज के दिन इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हैं लोग। अब दर्शकों मैं आपको लेकर चलता हूं संसद, क्योंकि संसद में आज भी हंगामा हुआ लेकिन कार्यवाही पूरी हुई है। लेकिन आज इसी बीच ऑस्ट्रेलिया का दल पहुंचा, जिसे धर्मेंद्र प्रधान संसद में स्पीकर ओम बिरला से मिलवाने पहुंचे। देख रहे हैं आप ये तस्वीर, जो ऑस्ट्रेलिया का दल पहुंचा है, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दर्शक अगली तस्वीर दिखाइए। आज राहुल गांधी एसआईआर की चर्चा में बोलने को खड़े हुए तो उनका सीधा सामना हुआ किरण रिजिजू से। देख रहे हैं आप, आज उन्होंने सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे और जवाब भी दिया गया। सुनिए। Why was it that he framed? एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे बोलने नहीं। एक मिनट आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। Why was it that he framed? एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल। अब आज संसद में क्या हुआ दर्शकों, एसआईआर पर चर्चा चल रही थी और बोला किसने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। लेकिन आज जैसे राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए आए, लोकसभा में आए, तो जमकर हंगामा होने लगा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ दर्शकों। दरअसल लोकसभा में आज एसआईआर पर चर्चा हो रही थी। चर्चा की इजाजत चुनाव में सुधार के नाम पर दी गई थी, जबकि राहुल आरएसएस, सीबीआई, ईडी, आईबी और इनकम टैक्स पर बोलने लगे। राहुल ने कहा आरएसएस बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। इसमें इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है। इसके बाद साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रही है, राहुल गांधी ने कहा। इस दौरान राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। क्या पूछा? पहला सवाल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया? दूसरा सवाल पूछा, कानून से चुनाव आयुक्त को दंडित करने का प्रावधान क्यों हटाया? तीसरा सवाल पूछा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे?
राहुल ने अपने भाषण में 3 मांगे भी रखी जो सीधे सीधे चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। पहली मांग क्या रखी? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट 1 महीने पहले दी जाए। दूसरी मांग, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाए। और तीसरी मांग, सियासी दलों को ईवीएम देखने के मौके दिए जाएं। ये राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे, 3 मांग उठाई। लेकिन आज जबरदस्त राहुल गांधी पर प्रहार किया गया। राहुल गांधी ने सवाल पूछे, बीजेपी ने पलटवार किया। सुनवाता हूं आपको। That every thread आरएसएस का प्रोजेक्ट देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करना था और मैंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर कैसे कब्जा किया गया है। एक के बाद एक कुलपति की नियुक्ति योग्यता, क्षमता या वैज्ञानिक सोच के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर की जाती है कि वो किसी खास संगठन से जुड़ा है। दूसरा कब्जा जो लोकतंत्र को नष्ट करने में मदद करता है वो है खुफिया एजेंसियों पर कब्जा। यहाँ गृहमंत्री बैठे हैं, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग पर कब्जा और नौकरशाहों को व्यवस्थित रूप से तैनात करना जो उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं। and they believe ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं दर्शकों, और आज संसद में एसआईआर को लेकर अलग अलग सांसद ने आवाज भी उठाई। आइए आपको बताता हूं कैसी कार्यवाही के दौरान सवाल पूछे गए। संसद में एसआईआर पर जबरदस्त बहस चल रही है। बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने की। दर्शकों, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बहस की शुरुआत की और कई सवाल पूछे। तिवारी ने कहा, चुनाव आयोग एसआईआर नहीं करा सकता है। चुनाव आयोग का देश भर में एसआईआर कराना गैर कानूनी है। संविधान में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है। देश भर में चल रहे इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को तत्काल रोक दिया जाए। ईवीएम से चुनाव पर रोक लगे और बैलेट से वोटिंग हो। डायरेक्ट केस ट्रांसफर भी करने पर रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव होना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा, एसआईआर के बहाने साजिश हो रही है। उन्होंने कहा, एसआईआर के नाम पर एनआरसी का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। इधर कल्याण बनर्जी भी पहुंचे। उन्होंने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए, कहा वोट डिलीट करने का टूल बन गया एसआईआर। इलेक्शन कमीशन को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन वोट डिलीट कर रहा है और बीजेपी जश्न मना रही है। इधर लल्लन सिंह सामने आए। उन्होंने कहा, ये लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में वोटों की डकैती होती थी, तब चुनाव में बैलेट पेपर ही लूट लिया जाता था, बूथ लूट लिया जाता था। इलेक्शन कमीशन ने वोट की लूट पर रोक लगाई है, इसे खत्म करने का काम किया। अगर एसआईआर में प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो फिर डर किस बात का है? क्यों डर रहे हैं लोग? और इसे लेकर अब देश भर में सियासत हो रही है। दर्शकों, सुनवाता हूं मैं आपको सियासी दल क्या कह रहे हैं। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली। वोटिंग में भी किसी ने विरोध नहीं किया, नतीजे आने के बाद भी किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है, बिहार की हार के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है और 2026 में सेंचुरी लगाएगी। ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एसआईआर किया है।
एक घुसपैठिया नहीं मिला। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं दर्शकों, और इधर संसद में आज एक और तस्वीर देखने को मिली। आइए तो आपको वो तस्वीर बताता हूं जहां अमित शाह के साथ लंच कर रहे हैं। देख रहे हैं आप नित्यानंद राय यहां पर बैठे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं। मंत्री और सांसदों के साथ फुल फ्रेम दिखाइए इसे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लंच किया है। अब दर्शकों, आज गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की पोल खोलने मैदान में, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और वंदे मातरम को लेकर सारे संशय पर जवाब दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन आज भी कई लोग हैं दर्शकों, जिसमें सबसे बड़ा नाम है अरशद मदनी का, जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है। वो कह रहे हैं हमें खुदा अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा ना किसी का पूजनीय हम मानते हैं और ना किसी के आगे सजदा करते हैं, हमें मर जाना स्वीकार है। सोचिए आप, इस तरह की बातें कह रहे हैं लोग। लेकिन दर्शकों, सवाल कई सारे हैं कि आखिर ये लोग वंदे मातरम से इतनी दिक्कत में क्यों आ जाते हैं। वंदे मातरम कहने से क्या परहेज है, क्या इन्हें देश से प्यार नहीं है? ये सवाल बहुत गंभीर है दर्शकों, जो मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक इस बात पर ही बहस हो रही है। और आपको बताएं, कल लोकसभा में चर्चा हुई और आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। लोकसभा में पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी, आज राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह ने कहा दुनिया भर में वंदे मातरम के चर्चे हैं, दुनिया भर में आजादी के दीवाने इसका गुणगान करते हैं। जब सरहद पर देश का कोई जवान अपने प्राण को त्याग देता है तो उसकी जुबान पर सबसे पहले वंदे मातरम होता है। देश में वंदे मातरम की चर्चा पहले भी थी, अब भी है। युवाओं को इसकी अहमियत पता लगनी चाहिए। लेकिन एआईएमआईएम ने वंदे मातरम का विरोध किया दर्शकों। असद उद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने कहा हम अपनी मां की इबादत नहीं करते, मुसलमान कुरान की भी इबादत नहीं करते, इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, हुकूमत इस पर जोर जबरदस्ती नहीं करती है, अगर जबरदस्ती करेंगे तो यह संविधान के खिलाफ है। एक तरफ संसद में इस पर जोरदार चर्चा चल रही है दर्शकों, दूसरी तरफ सड़क पर भी इसे लेकर संग्राम मचा हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा मुस्लिम केवल अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। वंदे मातरम में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना है। वंदे मातरम में मां मैं तेरी पूजा करता हूं का जिक्र है, और इसीलिए जो मुसलमानों की धार्मिक आस्था के खिलाफ है, ऐसा इन लोगों को लगता है, इसलिए इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमें संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ये सवाल दर्शकों बहुत बड़ा है। वंदे मातरम में आखिर दिक्कत क्या है? सुनिए जरा कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। जिस गीत को, जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और आपके काम की खबर है, क्योंकि इंडिगो बाज नहीं आ रहा है। इंडिगो पर सख्ती बहुत जरूरी है दर्शकों, और इंडिगो नहीं, कोई भी एयरलाइन अगर ऐसा करेगी, आपके साथ दिक्कत होगी तो इंडिगो से सवाल पूछे जाएंगे। और अब तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारा कर दिया है। आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं मैं। इंडिगो संकट से यात्री अब भी परेशान है। इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल है। इंडिगो दावा कर रहा है कि हमने सुधार कर दिया है, पैसे वापस मिले, लेकिन अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं बनी है। सुनिए जरा हंगामा। उन लोगों का फ्लाइट कैंसिल होगा तो हम लोग क्या करेगा आपके साथ में?
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कई स्टूडेंट पहुंचे, उनका एग्जाम छूट गया। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मेरा एग्जाम है, मेरा 6 महीने लॉस हो जाएगा आपकी वजह से, आपके कंपनी की वजह से। 6 महीने क्यों? पता नहीं, मेरे को कुछ भी करके मेरे को भेज नहीं है। मेरा एग्जाम है, मेरा 6 महीने लॉस हो जाएगा आपकी वजह से, आपके कंपनी की वजह से। 6 महीने क्यों? सोचिए आप दर्शकों, ये बहुत गंभीर बात है। इंडिगो ने जो देश के यात्रियों के साथ किया है वो गलत है। और देख रहे हैं आप, कई लोग कह रहे हैं मैं दूल्हा हूं, मेरी शादी है, मुझे तो कम से कम जाने दे। सुनिए जरा। मेरी खुद की शादी, मैं ही दूल्हा हूं। दिसंबर क्या हो गया? मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। मैं ही दूल्हा हूं। लेकिन दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की मीटिंग हुई, उसमें कहा कि नियम जब बनाए जाएं तो जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज साफ कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह इशारा किया तो इंडिगो हाथ जोड़ने लगा। दर्शकों, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं यहां पे, ये है इंडिगो कंपनी के मालिक, ये सीईओ है दर्शकों। और ये आज मुलाकात करने पहुंचे थे नागरिक उड्डयन मंत्री से, वहां पर हाथ जोड़ने लगे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, इंडिगो के सीईओ ने दावा किया है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं दर्शकों। अभी तक कई लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों के पैसे वापस नहीं आए, कई लोगों का सामान वापस नहीं आया है, और ये बातें वो कहते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, इंडिगो ने जो किया है वो गलत किया है और अब इस पर एक्शन भी होगा। लेकिन कैसे? आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त हुआ है, बताता हूं आपको। इंडिगो संकट के बीच पीएम मोदी ने भी बड़ा संदेश दिया है। एनडीए सांसदों की मीटिंग में मोदी ने कहा, नियम कानून से नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियम इसलिए होते हैं ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जाए, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इंडिगो का नाम लिए बिना सख्त कार्रवाई का संदेश दे दिया है। बहुत जल्द इंडिगो पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है। इंडिगो के सीईओ आज मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया गया था। यही है दर्शकों मीटिंग की तस्वीर, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बैठे हुए हैं और सीईओ बैठे हुए हैं। मीटिंग में उड्डयन मंत्रालय के सचिव भी मौजूद है दर्शकों। और मीटिंग के दौरान ये वही तस्वीर है जो सामने आई है, जिसमें इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। जाहिर है गंभीर लापरवाही पर सरकार सख्त है। एयरपोर्ट पर लाखों लोगों को परेशानी हुई और लोग जवाब चाहते हैं। दावा है कि इंडिगो ने गलती मानते हुए हाथ जोड़ लिए। सरकार ने इंडिगो के ऑपरेशंस में 10% तक की कटौती के आदेश दिए हैं। सरकार ने इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस की सही स्थिति, रिफंड की स्थिति, पायलट और क्रू रोस्टर को भी क्या है, कैसा है, इसकी जानकारी मांगी है। बैगेज वापसी को लेकर भी तेजी से एक्शन लेने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक इंडिगो की तरफ से दर्शकों एक्शन लिया नहीं गया है। और आपको बताएं, मैं इंडिगो पूरी तरह से यात्रियों की परेशानी के लिए जिम्मेदार है, उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए। सुनिए इंडिगो की तरफ से क्या कहा गया। इंडिगो फिर से पटरी पर आ गया है और हमारा ऑपरेशन स्टेबल है। लाखों कस्टमर्स को उनका पूरा रिफंड मिल गया है। हम रोजाना ऐसा कर रहे हैं। हम अपने नेटवर्क में सभी 138 जगहों पर वापस आ गए हैं और सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने भी नागरिक हैं, सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए। वाकई दर्शकों, लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए और अगर लोगों को परेशानी हुई है तो सिर्फ रिफंड नहीं, कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। सियासी दल यही मांग कर रहे हैं, सुनिए जरा। इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है
कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे, देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना। तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट्स के ऊपर अफरा तफरी मची हुई थी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। 21वीं सदी का भारत एक आधुनिक भारत होना चाहिए और हमसे अपनी एयरलाइंस नहीं संभलती। कुछ तो गड़बड़ है। एक कंपनी ने पूरी भारत सरकार को घुटने पे टेक दिया, ऐसा हो सकता है? तो या तो भारत सरकार निकम्मी है, उनको सरकार चलानी नहीं आती है, और या मिली हुई है। मुझे दूसरा ज्यादा नजर आता है, मिली हुई है, आंखों में धूल झोंकना है। बहुत बड़ा स्कैम है ये। सवाल तो पूछे जाएंगे दर्शकों, क्योंकि यात्रियों को परेशानी हुई है और इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मनुष्य के विनाश के 3 प्रमुख कारण होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों दोष मनुष्य की बुद्धि, चरित्र और जीवन को अंदर से खोखला कर देते हैं। जो व्यक्ति इन दोषों से बच जाता है वो जीवन में सफलता, शांति और सम्मान को प्राप्त करता है। इसलिए आप भी इस बात का विशेष ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH